हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना से इंडिया क्या पूरी दुनिया का इस समय पर जिस तरीके 36 का आंकड़ा चल रहा है और जिस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि चाइनाज ग्रैंड प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये असलियत में पूरी की पूरी चाइना की डोमिनेंस पॉलिसी है कि किस तरीके से चाइना पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले से दुनिया के ऊपर जो कब्जा करके बैठा है वो है अमेरिका, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना इतना ताकतवर हो कि पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अपना डोमिनेंस बिठा ले। और इतना समझ लीजिए, अगर चाइना का डोमिनेंस पूरी दुनिया के ऊपर होगा तो वहां पर आम आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए। हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड कीजिए। इसमें आप फ्री टेस्ट एंड फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, तो किसी भी तरीके से सही डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू ही वो आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडिया भी इस मामले में कम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर या फिर वर्ल्ड के मामले में अगर आप देखोगे तो अमेरिका जिस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखेंगे और इंडियन ओशियन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो चाइना का सबसे बड़ा चैलेंजर, यानी कि सबसे बड़ी चुनौती देने वाले एक देश के रूप में खड़ा हुआ है। और यही रीज़न है कि इंडिया और चाइना के आपस के अंदर इस तरीके के रिलेशंस हैं कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट या उल्टी दिशा में खड़े हुए नजर आते हैं और दोनों के रास्ते अलग हैं। और यूं कहें कि एक लेवल पर आने के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी यानी अपोनेंट बनकर खड़े होते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को गलवान वैली के अंदर जो क्लैश हुए थे, गलवान क्लैशेस के अंदर पूरी दुनिया ने देख ली। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई कि असलियत में कोई कहीं ताकतवर है और कोई कहीं ताकतवर है। गलवान क्लैशेस के अंदर क्लैशेस के अंदर जो हमारे 20 जवान थे वो शहीद हुए और चाइना के 45 की अगर न्यूज़ आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चाइना को मुंह की खानी पड़ी और चाइना को समझ में आ गया कि यहाँ पर भारत जो है, यहाँ पर भारत को हराना मुश्किल है और पूरी दुनिया पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ी हुई है, हर हालत में, हर तरीके से। और क्योंकि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है और भारत की सेना भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ आर्मी के ऊपर फेस टू फेस इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी कि चाइना को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी शक्ल बचा के, अपनी इज्जत बचा के कैसे बाहर निकले। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की कमज़ोर कड़ी यानी वीक पॉइंट के ऊपर चाइना ने हमला किया और चाइना को इस चीज़ का पता था कि इंडिया का वीक पॉइंट क्या है। इंडिया का वीक पॉइंट यहां दिखाई दिया कि मुंबई पावर फेल्योर के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं जो सिनारियो था, जो फील्ड था, जो बैटल फील्ड था, जो गोल कोस्ट था, जो आर्मी का या हिमालय पर्वत या लद्दाख के अंदर जो लड़ाई हो रही थी, चाइना ने वो गोल कोस्ट चेंज कर दिया और वहां जाके हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी करी या हमला किया, जहां पर भारत समझ ही नहीं पाया कि मामले में हुआ क्या। तो इसी को कहा गया एकदम से, जो कि अक्टूबर के अंदर जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर मुंबई का पावर फेल्योर हुआ और ये पावर फेल्योर इस तरीके से हुआ कि मामला पूरी की पूरी जो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल थी वो बिल्कुल गिर गई। और यही रीज़न था कि जो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले बताया, अभी कल ही खबर आई कि देयर वाज अ साइबर अटैक बिटवीन इंडियन पावर फेल्योर। मुंबई की पावर फेल्योर के पीछे साइबर अटैक था और वो जो साइबर अटैक था उसने पूरी की पूरी मुंबई की पावर ग्रिड्स को फेल कर दिया और पूरी की पूरी मुंबई की बत्ती चली गई या लाइट चली गई। तो सवाल यही उठता है कि ये पावर फेल्योर क्या था, क्यों था और एकदम से ये मामला कैसे उभरा कि इस पावर फेल्योर को कहा गया और इस पावर फेल्योर की वजह से ये कहा गया कि ये पावर फेल्योर और कुछ नहीं, ये साइबर अटैक था। ये पावर फेल्योर जो है ये साइबर अटैक था और इस साइबर अटैक के चलते ही मुंबई की लाइट चली गई और पूरे के पूरे शहर के अंदर ब्लैकआउट सा घोषित हो गया। ट्रेन जो थी वहाँ की वहाँ रुक गई,
बैंक, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हॉस्पिटल से लेकर जो भी सिस्टम, बिजली, जो भी सिस्टम चल रहा होता है वो एकदम से कोलैप्स कर गया, रुक गया। और यहाँ तक कि हाहाकार मचते हुए देर नहीं लगती, अगर उसको समय रहते ना सुधार लिया होता, फिर भी एक दिन के लिए तो पूरी की पूरी मुंबई की लाइट चली ही गई। ऐसे मुंबई का जो साइबर सेल है उसने क्लियर वर्ड्स के अंदर एक अंदेशा जताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है ये साइबर अटैक हो और इस साइबर अटैक से पूरे की पूरी मुंबई की लाइट चली गई हो। तो सवाल यही है कि ये साइबर अटैक क्या है और सब चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों, असलियत में जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को भी ये समझना है साइबर अटैक क्या है, तो उसे कहीं ना कहीं इस पूरे फ्लो चार्ट को समझना पड़ेगा और उस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा जिसके थ्रू ये सिस्टम्स डेवलप हुए या ये अटैक हुआ। असलियत में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई, वो असलियत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई, उसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है। इसका मतलब ये है आईटी क्रांति। आईटी क्रांति का मतलब ये है अभी तक जो भी सिस्टम दुनिया के अंदर चल रहे थे वो पेपर कागज से लेकर, पोस्ट ऑफिस से लेकर, पोस्ट कार्ड से लेकर फोन तक चल रहे थे, जिसके अंदर डायल किया जाता था या वो तार भेजा जाता था, जो भी हा, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की बात वहाँ पर नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ और वर्ल्ड वाइड वेब जब दुनिया के अंदर आया, एक तरीके का जाल आया, तो अमेरिका से इंडिया बात करना या अमेरिका से इंडिया कोई इंफॉर्मेशन भेजना या अमेरिका से इंडिया कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना, भले ही वो जो रियल फॉर्म में ना हो, वर्चुअल फॉर्म में हो, उसे भेजना अगर पॉसिबल था तो उसी को आईटी रेवोल्यूशन कहा गया, इंटरनेट कहा गया। इस इंटरनेट के थ्रू असलियत में सबसे पहली बात क्या होती है कि ये इंटरनेट में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बहुत ज़्यादा तरीके से जुड़े होते हैं और बीच में इंटरनेट की तारें रखी हुई होती हैं और इन इंटरनेट की तारों के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका से भारत या दुनिया के हर हिस्से के अंदर पहुंच रही होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस इंटरनेट को सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वायर से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, सुपर कंप्यूटर से लेकर दूसरी बहुत सारी चीज़ें, और इंजीनियर्स खासकर वो सारे के सारे इधर इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात है नेटवर्क डेवलपमेंट। अगर आप इस नेटवर्क डेवलपमेंट को देखें तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक तरीके का जाल है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो नेटवर्क होता है। वो छोटी सी एक कंपनी के अंदर भी नेटवर्क होता है। एक छोटे से एक कमरे के अंदर 4 से 10 कंप्यूटरों को जोड़ दोगे तो वो भी एक तरीके का नेटवर्क है। और पूरी दुनिया के जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या है? वो भी एक तरीके का जाल है। इसी को नेटवर्क कहा जाता है। और जिसको ये सिस्टम आ गया तो वो नेटवर्क डेवलपर या नेटवर्किंग का सिस्टम डेवलप करता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ये है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, किस फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा, उसका कोड क्या है, किस कोड के बटन दबाने से कोई कोड फिक्स होगा और उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन जाएगी, उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। वो वेवलेंथ से लेकर सब चीज़ें डेवलप कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इस तरीके से काम किया जाए। अब इस कम्युनिकेशन के बाद अगला जो सिस्टम है, अगला सिस्टम है कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर रखे हुए हैं वो एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है, जब तक कि उसके अंदर, मतलब वो एक मशीन है। वो मशीन वो है जो उस कोड को, उस कोडिंग को समझ रही होती है और बता रही होती है कि इससे ये साउंड प्रोड्यूस होगा, या इसका सही ये सिंबल है और इस सिंबल के आगे ये मीनिंग निकाला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में कंप्यूटर्स जो है वो असलियत में तब तक एक डिब्बा है जब तक कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर ना चल जाए जो ये बताए कि काम किस तरीके से करना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, 1000 जो है सिपाही या 10,000 सिपाही या 1 लाख सिपाही जो है वो खड़े कर दिए, लेकिन उनमें से किसी भी सिपाही को ये नहीं पता कि उनमें से किसका काम क्या है। जब तक आप उन सिपाहियों को उनका काम नहीं बताओगे तब तक वो पूरा सिस्टम कोलैप्स करता रहेगा, बेकार होगा। लेकिन हर सिपाही को, हर पुलिस ऑफिसर को, हर किसी को उनका काम बता दिया जाए और एक कानून बना दिया जाए कि इस तरीके से, इस स्टेप के साथ, इस प्रोसेस के साथ आपने किसी का भी काम को करना है। तो जब हर किसी को काम पता होगा, कानून पता होगा, सिस्टम पता होगा, तो उसी हिसाब से हर अधिकारी जब अपना काम करेगा तो सारा सिस्टम ठीक होता हुआ नजर आ जाएगा। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। यही चीज़ स्कूल के अंदर है, यही चीज़ हॉस्पिटल्स में है, यही चीज़ और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट कंपनी, सबके अंदर यही है। स्कूल के अंदर भी एक सिस्टम था कि 9th वाले बच्चों को ये पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये पीरियड्स पढ़ाए जाएंगे और ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो वो एक सिस्टम है।
वो एक सिस्टम है और हर चीज़ हर सिस्टम यहाँ से डेवलप होता है। और इसीलिए इस कंप्यूटर को चलाने के लिए जो उसके अंदर लिखा जाएगा या जिस कानून या जिस सिस्टम से या जिस तरीके से वो चलेगा उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके का है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है। आपके जो फ़ोन है, पहले जो सॉफ्टवेयर था वो बाटा था, आज के दिन जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ही आपका फ़ोन चलता है। अदरवाइज़ वो फ़ोन एक डब्बे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कुछ सामान है वो कुछ का परफॉर्म नहीं करेगा तब तक जब तक उसके अंदर एक टिपिकल और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। अब यहाँ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के साथ साथ असलियत में उन सिस्टम्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इस इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या तरीका है। भाई सीधी सी बात यह है, जैसे पहले गोडाउन के अंदर पहले राजा महाराजा अपने सारे के सारे सोना और सब चीज़ों को तिजोरियों में रखते थे, वैसे ही असलियत में इंटरनेट भी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को जिस जगह पर इकट्ठा करके, जिस जगह पर स्टोर करके रखता है, उसी को असलियत में सर्वर कहते हैं। ये सर्वर एक काम तो ये करता है कि ट्रैफिक की मूवमेंट करता है कि किस तरीके से ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, और दूसरी तरफ ये जो सर्वर है यही असलियत में डाटा को स्टोर करके रखता है कि जो भी आपने, मान लिया आपने YouTube पे वीडियो बनाई और YouTube पे वीडियो बना के YouTube पे चढ़ा दी, या फिर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, अब मान लिया आपने वीडियो बनाकर चढ़ा दी तो वो कहाँ पर सेव होगी? वो आपके फ़ोन में तो सेव होगी नहीं, क्योंकि आपके फ़ोन में इतना स्पेस ही नहीं है। वो असलियत में YouTube जहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रखेगा, YouTube इस इंफॉर्मेशन को या आपकी इस वीडियो को जहाँ पर भी सेव करके रखेगा, उसी को असलियत में सर्वर कहा जाएगा, जिस जगह पर। और मान लिया आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो असलियत में मैंने अपनी इस वीडियो को उठाकर YouTube के सर्वर पे डाल दिया और वो सर्वर के अंदर रखी हुई है, आपने उसे क्लिक किया और मेरी उस वीडियो को देख रहे हैं, तो असलियत में जहां से मेरी वीडियो निकल कर आ रही है तो वो असलियत में सर्वर है, मेरे फ़ोन से डायरेक्ट आपके फ़ोन में नहीं जा रही। असलियत में ये जाएगी एक कंपनी के पास, कंपनी उसे स्टोर करेगी और जो जो इस वीडियो को देखना चाहेगा वो बंदा इस वीडियो को देख पाएगा। इसी को कहा जाएगा सर्वर। अब उसी सर्वर के ऊपर जितना भी सिस्टम प्रेजेंट है, यानी YouTube के ऊपर 1 ट्रिलियन वीडियो प्रेजेंट है, मान लिया YouTube के ऊपर 1 ट्रिलियन वीडियोस प्रेजेंट हैं, तो वो जो 1 ट्रिलियन वीडियोस हैं या गूगल के पास दुनिया की सारी कंपनीज का डाटा है, तो वो जो डाटा है, सभी कंपनीज की इंफॉर्मेशन है, वो उसी को कहा जाता है डाटाबेस। इसकी सिक्योरिटी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सोच कर देखिए अगर कल को ये सारी वीडियो, YouTube की जितनी भी वीडियो सारी उड़ जाएं, सोच कर देखिए YouTube की जितनी भी वीडियो हैं सारी खत्म हो जाएं, तो YouTube कंपनी तो बर्बाद। अब कल सुबह उठे तो पता लगा आपका YouTube के ऊपर कोई वीडियो नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि सारी वीडियो गायब हो गई हैं, किसी ने पूरे का पूरा YouTube का सिस्टम और डाटा ही उखाड़ कर फेंक दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर YouTube का सिस्टम और डाटा ही किसी ने गूगल का या YouTube का सिस्टम या डाटा उखाड़ कर फेंक दिया, खत्म कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगी, यानी YouTube का डाटा उड़ गया। अब ऐसे में अगर YouTube का डाटा उड़ गया तो YouTube को कितना नुकसान होगा, वही है डाटाबेस। अब इसी हिसाब से इस डाटाबेस और इन सर्वर्स के ऊपर असली और इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कई बार क्या होता है, छोटी छोटी दूसरी चीजें चल रही होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है एप्लीकेशन। असलियत में जो इंटरनेट है, इंटरनेट पूरे का पूरा देश का शिक्षा व्यवस्था है, मान लिया एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर एक जो स्कूल है वो वास्तव में स्कूल क्या है, एक कंप्यूटर मान लीजिए, उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी या क्या पढ़ाई की जाएगी, कैसे पढ़ाई की जाएगी, वो है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी असलियत में क्लासेस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 12 तक, तो यहाँ ये एप्लीकेशन है। असलियत में 9th वही स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन चौथी में क्या पढ़ाई हो रही है, 4th क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, 5th क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, 2nd क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, 3rd क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, तो वो बताने के लिए वो सिस्टम जो है उसे कहा जाएगा एप्लीकेशन। उन चीज़ों को बताने के लिए अलग अलग तरीके से, जैसे आपके कंप्यूटर के ऊपर YouTube चलता है, तो YouTube ने क्या किया, आपको बार बार इंटरनेट पर डाउनलोड करने की या बार बार इंटरनेट के ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं है। YouTube ने क्या किया, अपनी एक एप्लीकेशन बनाई और उठा के आपको कहा कि आप इसे डाउनलोड कर लो, बार बार आपको YouTube टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसमें क्लिक कीजिएगा, आपको खुल जाएगा। तो YouTube की क्या है, वो ऐप। YouTube की क्या है, ऐप। आप मेरे को बार बार अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप लोग YouTube पे ढूंढेंगे, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ढूंढेंगे या टेलीग्राम पे ढूंढेंगे, जहां भी ढूंढेंगे आपको मैं मिलूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई बार के बच्चे को नोट्स चाहिए, अब नोट्स बार बार इधर उधर ढूंढोगे, उससे अच्छा क्या है, मैंने अपने सारे नोट्स उठा के अपनी एक ऐप पे डाल दी, IAS विद हरिमोहन। आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, बहुत सारे मैक्सिमम नोट्स जो हैं वो हमने फ्री में डाल रखे हैं, डेमो क्लासेस डाल रखी हैं, टेस्ट सीरीज डाल रखी है, जो भी आप मानते हैं कि स्टूडेंट को चाहिए होता है, नॉर्मल
नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए, खासकर जो एडमिशन नहीं ले सकता, काफ़ी सारी चीज़ें हमने फ्री में डाल दी। तो वो क्या है, एक ऐप है, छोटी सी एप्लीकेशन है। फेसबुक ने अपनी छोटी सी ऐप बना ली, ट्विटर ने अपनी छोटी सी एक ऐप बना ली, यानी आप उस ऐप का बटन दबाते ही सीधा उस कंपनी से जाकर जुड़ सकते हैं, या जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो सीधा पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है, ऐप। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सोच कर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां है इसकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। जैसे आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, सोच कर देखिए ईमानदारी से, आपका कंप्यूटर रखा हुआ है और उस कंप्यूटर के अंदर आपने उसमें बहुत सारी अच्छी अपनी एक बहुत अच्छी सी डायरी लिखी हुई है, और उस डायरी के अंदर आपकी जो चंद्रमुखी है, जिनसे आप IAS बनने के बाद शादी करना चाहते हैं, उस चंद्रमुखी के बारे में सौंदर्य वर्णन किया हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से उनके जो भी आपके सपने हैं उनके साथ जीवन जीने के, वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं। और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि उस डायरी को, क्योंकि वो एक दिल का कोना है जिसे आपने छुपा के रखा हुआ है कंप्यूटर में, को आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस कंप्यूटर तक, उस डायरी तक कोई पहुंचे। ऐसे में आपने उस कंप्यूटर के अंदर उस कंप्यूटर को बंद किया और उस कंप्यूटर में वो चीजें लिखी और रख दिया। अब आप सोचकर देखिए, आपने वो चंद्रमुखी को लिखी हुई डायरी, आपने वो चंद्रमुखी पर लिखी हुई डायरी, आपका वो जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर आपने एक डायरी लिखी, और उस डायरी के अंदर आपने चंद्रमुखी का नाम लिखकर बहुत सारा उसका सौंदर्य वर्णन करके रख दिया। अब वो डायरी को आपने छुपा के रखा, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि छोटा भाई आया, आपका यंगर ब्रदर आया, यंगर ब्रदर आके कंप्यूटर को ऑन करता है, आप घर में थे नहीं, आप घर में नहीं थे, तो उसने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद सीधा उस कंप्यूटर के अंदर सर्च करने लगा, और पता लगा वो डायरी उसने सारी पढ़ डाली और पापा को बता दिया। अभी आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, और पापा को पता लग गया कि बेटा ये चंद्रमुखी और सपने लड़का ये देख रहा है। पापा ने ये नहीं पढ़ा कि IAS बनने के बाद के सपने हैं, उन्होंने ये पढ़ा कि शर्मा जी की लड़की है, या फिर मान लिया गुप्ता जी की लड़की है, जैन साहब की लड़की है, जो भी XYZ लड़की है, चंद्रमुखी है। और चंद्रमुखी हो, सूरजमुखी हो, कोई सी भी हो, फिर तो ज्वालामुखी लगते हैं बाद में, लेकिन उस समय पर चंद्रमुखी का नाम आपके पिताजी को पता लगा। अब क्या होगा, आपकी एक इंफॉर्मेशन थी जो आपने वर्चुअल डाटा में सेव कर रखी थी। पहले आप डायरी लिखते थे कॉपी के अंदर, ऐसी एक डायरी उठाकर लिख देते होंगे, समझे, एक डायरी लिखते थे। अब वो डायरी मिलने का डर होता था, कोई पकड़ ले या कुछ भी कर ले। पुराने जमाने में लव लेटर होते थे, कबूतर जा 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 वाले गाने बने थे कि जा मेरे पहले प्यार की चिट्ठी साजन को दे आ। तो वो जो कबूतर चिट्ठी लेके जाता था वो एक इन्फॉर्मेशन थी। उस इन्फॉर्मेशन को अब आपने क्या किया, मैसेज में कर दिया। तो मैसेज भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। सोच कर देखिए बड़े तरीके से। एक तरीका तो ये है, आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहे हैं, चलो चिट्ठी आपने डायरी लिखी, पापा ने पढ़ ली, अब पता लगा आपको मुर्गा बना के टांग रखा है, चिकन तगड़ी कबाब जो भी आप खाते हैं वो सारा आपका बनाने की तैयारी चल रही है। मान लिया आपने व्हाट्सएप पे चैट पढ़ी, अब ऐसी ही कोई चंद्रमुखी है, वो किसी अपने रूप कुमार से बात कर रही है और रूप कुमार से व्हाट्सएप पे बढ़िया वाली चैटिंग कर रही है। छोटी बहन आई, उसने आपका मोबाइल उठाया, चेक किया, पापा को या मम्मी को पकड़ा दिया, मम्मी देखना क्या ये गुल खिलाए जा रहे हैं। मम्मी ने झाड़ू उठाई और दनादन चंद्रमुखी को पीटना शुरू। वहां जो है वो रूप कुमार पिट रहा है, यहां चंद्रमुखी पिट रही है। इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, माँ बाप ने धो दिया। छोटी सी एक बात, यही तो इंफॉर्मेशन है जो चोरी हो गई है और आपको धो दिया गया है। यहां से समझिए असलियत में ये तो एक कंप्यूटर है, लेकिन सोचकर देखिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है, यहां तो छोटा भाई बहन एक छोटा सा सिस्टम है। अब ऐसे में किसी बैंक के अंदर बड़े सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, बैंक के अंदर हर बंदे का खाता होता है, और उस बैंक के अंदर हर बंदे का जो खाता होता है, किसके पास कितने रुपए किस टाइम पर कैसे आए, उस सारी इंफॉर्मेशन को लिखा गया होता है। कोई बंदा अंदर गया, पेन ड्राइव के अंदर सारे के सारे नंबर, डाटा, पैसा, पासवर्ड सब कुछ निकाला और गायब हो गया। सोच कर देखिए, यहाँ ये चीज़ है कि फिजिकल सिक्योरिटी रखना ज़रूरी होता है। इसलिए हर कंप्यूटर और हर जगह पर एक स्ट्रांग रूम होता है, जहाँ पर आम आदमी तो क्या, कंपनी के 99% लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती है। और क्योंकि कंपनी के 99% लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती है, तो वो असलियत में फिजिकल सिक्योरिटी होती है किसी भी सिस्टम की, कि वहाँ से आप पेन ड्राइव लगा के या कुछ भी लगा के इंफॉर्मेशन को ना निकाल पाए। लेकिन दूसरा सोच कर देखिए, आपका ये कंप्यूटर जो है, जब तक आपके घर में पड़ा हुआ था ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर के पीछे एक तार निकल रही है जो आपके कंप्यूटर को दुनिया के बाकी सभी कंप्यूटर से जोड़ रही है, और इसी को कहा गया नेटवर्किंग और इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप एक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और दुनिया के कौन से कोने के अंदर कौन सा इंसान बैठा हुआ है पता नहीं। ये बिल्कुल आप अपनी वीडियो गेम के ऊपर देख सकते हैं कि पता लगा
पता लगा वीडियो गेम के ऊपर जब आप देख रहे हैं तो पता लगा आप वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई वो जो आते हैं पबजी टाइप की कोई गेम खेल रहे हैं, और पता लगा आपकी टीम मेंबर्स के अंदर एक तो आप हैं और बाकी एक जॉर्ज है और दूसरा गैलीलियो है और दूसरा मोबिलियो है, तीसरा चांगकाई शेक है और चौथा पता नहीं कौन है। ऐसे में आपकी 12 बंदों की टीम बनी हुई है और 12 बंदे दूसरी टीम से लड़ रहे हैं और पबजी के ऊपर लड़ रहे हैं। पता लगा आपका मतलब मम्मी आई या पापा आए और पूछा कि क्या कर रहा है, कि पापा गेम खेल रहा हूँ और बड़ी सारी बढ़िया गेम चल रही है, मेरी टीम बहुत अच्छी बनी हुई है। कि कौन कौन है टीम में? आपने कहा पापा एक तो क्रिस्टोफर है और दूसरा गैब्रिलियो है और चौथा जो है गैलीलियो और पांचवा जो है वो अलेक्जेंडर है, छठा जो है वो चांगकाई शेक है, सातवां जो है माओ जेडोंग है, आठवां जो है वो जापान से क्या नाम है होशीमातो समथिंग कोई है, और छठा जो है वो रशिया से आया हुआ है, सातवां जो है वो पाकिस्तान का है। और बढ़िया टीम बनी है और हम दूसरी टीम को बड़ा बुरी तरीके से पीट रहे हैं कि ये लोग कौन है, कि होगा कोई कलमुहा, होंगे कोई कलमुहे, मुझे क्या मतलब है, मैं तो खेल रहा हूं। यहां सोचकर देखिए एक तरीके का नेटवर्क ही तो है कि आपका फोन दुनिया के लगभग सभी फोनों से जुड़ा हुआ है और जुड़ते हुए देर नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? इंटरनेट। और असलियत में जब आपका फोन उससे जुड़ सकता है तो बिल्कुल वही तो चीज है। आप अगर इससे जुड़ गए तो असलियत में आपका कंप्यूटर इससे जुड़ गया तो एक तार ऐसी है जिसके थ्रू अगर ये चाहे तो आपके कंप्यूटर तक पहुंचकर आपके कंप्यूटर में रखी हुई डायरी को उठाकर पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लिया वो जो डायरी आपने कंप्यूटर के अंदर रखी थी, वो जो डायरी आपने सेव करके रखी थी, इसी डायरी को आपके भाई ने नहीं छेड़ा, आपकी बहन ने नहीं छेड़ा, मम्मी ने नहीं छेड़ा, पापा ने नहीं छेड़ा, या फिर मान लिया आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने फिरने गए, आपने वो फोटो खींची और बड़ी बढ़िया तरीके से सेव करके रख दी और वो आपके कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर वो जो फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं उन एकदम से आप बड़ा खुश हैं कि आपके पास इतनी बढ़िया बढ़िया लाजवाब शानदार फोटोग्राफ्स हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। एकदम से आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, चंद्रमुखी का फोन आता है कि कलमुहे ये तूने क्या किया, कलमुहे ये तूने क्या किया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। हमारी जो फोटो थी जो हम घूम फिर के आए थे वो फोटोएं जो हैं वो आज के दिन नेट के ऊपर चल रही हैं और नेट के ऊपर चलते चलते आज के दिन वो पिताजी के हाथ में लगी हुई है और पिताजी मुझे मार रहे हैं, अब मेरी शादी पक्का कर रहे हैं। आप हैरान हैं कि हुआ क्या? आप हैरान थे कि ये हुआ क्या? मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि असलियत में आप जिस गैब्रिलियो के साथ खेल रहे थे उसमें से कोई एक पाकिस्तानी या कोई भी हुआ होगा, वो जब आपके साथ इंटरनेट पे जुड़ा उसको आपकी कंप्यूटर की किसी भी तरीके से कंप्यूटर की एक्सेस मिली, उसने आपका कंप्यूटर हैक किया, कंप्यूटर में से आपकी डायरी उठाई और डायरी उठाकर पढ़ी या फोटोग्राफ्स उठाए या जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उठाई, पढ़ी और पूरे नेट के ऊपर फेंक दी कि जाओ जिसने जो देखना हो ध्यान से देखो, ये जो रूप कुमार है इसकी क्या क्या रंगरलियां चल रही है। सोच कर देखिए किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और आपका सारे का सारा सामान वायरल हो गया, आपके आईडी पासवर्ड। इसका दूसरा एग्जांपल, आजकल एक जमतारा वाला ग्रुप आपने सुना होगा, जमतारा गैंग का नाम सुना होगा। असलियत में आपके पास क्या होता है, एक फ़ोन आता है और फ़ोन अननोन नंबर से आ रहा होता है, वो आपसे कुछ बात करते हैं, पता लगा इसके बाद आपके पास कहा कि सर हमने आपको लिंक भेजा, इस पर क्लिक करो, इससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आपने उसके लिंक पर क्लिक किया, पता लगा अगले बार आपका मैसेज आया, आपके अकाउंट में जो 22-23 लाख रुपए पड़े हुए थे, लिंक पे क्लिक करने के मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बाद आपके पास मैसेज आया कि आपके 22 लाख रुपए किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। आपको हार्ट अटैक आ गया। मेरे साथ हुआ क्या, पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो बर्बाद हो गई। साइबर अटैक, ये भी साइबर कॉन्स्पिरेसी कहो, कुछ भी कहो, ये भी एक तरीके का छोटा सा साइबर अटैक आपके ऊपर हुआ था। यानी एक दूर बैठा हुआ बंदा, कौन है पता नहीं, कहाँ है पता नहीं, जब तक ढूंढेंगे तब तक मरमरा जाएंगे। नंबर अब आपने उस नंबर के ऊपर फ़ोन करना शुरू किया जहाँ से वो नंबर आया था, नंबर स्विच ऑफ। जब आपने पुलिस के पास कंप्लेंट करी तो पुलिस ने माना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी शुरू करी, उसे पकड़ना शुरू किया, पीछे दौड़ना शुरू किया, तब जाके उसको कोई एक नंबर मिला, नंबर किसी और के नाम पर, पता नहीं कौन था, कहाँ था, कैसे था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। बस आपको 22 लाख का चूना लग गया और रोज ऐसे न जाने हजारों बंदों को कितने कितने रुपए के चूने लगते हैं। साइबर अटैक, यहां से एक वर्ड शुरू होता है, ये आपके ऊपर एक तरीके का हमला हुआ, चोरी हुई, यहां से एक वर्ड शुरू होता है और उसका मतलब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। जैसे पुराने जो लाला लोग थे, सेठ लोग थे, या जिनके पास पैसा होता था, वो लोग क्या करते थे, अपने बही खातों से लेकर अपने पैसे को बहुत भारी भरकम मोटी तिजोरी के अंदर भर के रखते थे,
चाबियों से ताला लगा के रखते थे और चाबियों को छुपा के रखते थे कि कहीं गलती से भी ये चाबियां किसी को ना दिखाई दे जाए। पुरानी फिल्मों को भी देखा होगा या फिर अंग्रेजी में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मनी हेस्ट, वहाँ पर भी आपने क्या की देखा होगा कि असलियत में जो पूरी सीरीज़ है उसके अंदर देखा होगा कि बड़ी बड़ी तिजोरियों के अंदर पैसा रखा हुआ होता था, और क्योंकि बड़ी बड़ी तिजोरियों के अंदर वो पैसा रखा हुआ होता है तो उन तिजोरियों से पैसा निकाल कर चोरी करके ले जाया जाता था। वो था फिजिकल अमाउंट। उसमें डाकू जो थे वो घोड़े में, कारों में या कैसे भी आते थे और वहाँ से वो वहाँ से वो आते थे, तिजोरी तोड़ते थे, पैसा इकट्ठा करते थे और लूट कर ले जाते थे, और तिजोरी जो थी वो सिक्योरिटी थी। अब वहाँ तुमने कितने सारे आदमी इकट्ठे खड़े कर रखे हैं, कितने सारे सिक्योरिटी के लोग खड़े कर रखे हैं, कितने बड़े हथियार लगा रखे हैं, करंट लगा रखा है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर रियलिटी को आप देखेंगे तो यहाँ सिक्योरिटी है, समझे? तो सिक्योरिटी असलियत में पुराने जो चोर डाकू थे वो भी सिक्योरिटी को ब्रीच करते थे। अब ऐसे में आप भी अपने यहाँ सिक्योरिटी लगाते हैं। जो फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो असलियत में पासवर्ड लगा हुआ होता है। वो पासवर्ड जो है वो वर्ड्स में होता है, नंबर्स में होता है, या फिर वो पासवर्ड उंगली का फिंगरप्रिंट होता है, या फिर वो पासवर्ड जो है वो आई स्कैनर होता है। वो लगा दिया जाता है, फेस का जो स्कैनर है वो लगा दिया जाता है, और कंप्यूटर आपके फेस, आपकी आइज़, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपके पासवर्ड को चेक करता है, तब जाके बताता है कि हाँ आप जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, या जो काम हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप जेन्युइन पर्सनैलिटी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये होता है पासवर्ड। ये पासवर्ड जो है ये आपको उसी से बचाएगा जो आपके फ़ोन को टच करके आपकी इंफॉर्मेशन को निकालेगा। लेकिन रियलिटी ये है तब क्या होगा जब आपने गलत सिस्टम या गलत उसको दबा दिया है, गलत बटन को दबा दिया है, और यहीं से सिस्टम पूरा चेंज होता है। जब आपने गलत बटन को दबाया होता है, जब आपने गलत बटन को दबाया होता है तो उस गलत बटन में क्या होता है कि वो असलियत में आपके मोबाइल की एक्सेस दे देता है, एक्सेस दे देता है मालवेयर को। मालवेयर का मतलब होता है जो जहर टाइप का या वायरस जो होता है उसे मालवेयर कहा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम ही बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को ख़त्म करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम बाकी सारे सिस्टम्स को ख़त्म करना है, या फिर ये यूं कहें एक तरीके का डाकू है जो आपके बाकी सिक्योरिटी पर्सनल्स और तिजोरी को तोड़ने के लिए आया हुआ है। अब ये एक्सेस दे दी, जिसके लिए मालवेयर को एक्सेस दे दी, या फिर दूर बैठे हुए किसी भी अटैकर को या हैकर को वो इंफॉर्मेशन दे दी, और ये जो हैकर होता है ये परमिशन उस पॉइंट के थ्रू परमिशन लेता है और आपके पूरे फ़ोन को हैक करके आपको बिल्कुल साफ़ कर देता है, आपको बिल्कुल साफ़ कर देता है, आपको बिल्कुल सफाई से आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देता है। यही एक्सेस यहाँ पर होती है, और यही होता है एक अटैक। ये छोटे लेवल पर आपके यहाँ। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पर समस्याएं ही इतनी ज़्यादा हैं कि आपकी सरकार को असलियत में इस तरीके के मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने का समय नहीं है। और उससे बड़ी बात, आपके पास कोई प्रोटेक्शन, बस आईटी एक्ट है तो सही, उसके लिए आप कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उस आईटी के हैकर को पकड़ने की आपके पास कोई पुलिस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यही आपका देश मार खा रहा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने क्या उठाया? साइबर अटैक करके। क्या? मुंबई में पावर फेलियर, बिल्कुल यही था। असलियत में आपकी जितनी भी पावर ग्रिड्स होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, और कंप्यूटर सिस्टम से अगर जुड़ी हुई हैं तो वो कंप्यूटर नेट से जुड़ा हुआ है, और वो नेट जो है वो उसमें चाइना से भी जुड़ा हुआ है। असलियत में चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइबर आर्मी बना रखी है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट साइबर आर्मी बना रखी है जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन रिकॉर्ड आपको पता लगेगा 1.25 लाख पर्सन्स काम कर रही हैं चाइना की साइबर आर्मी के अंदर। और जब चाइना की साइबर आर्मी में इतने लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के पास इस साइबर आर्मी के नाम पर लगभग 6000 के करीब रिक्रूट्स हैं, और वो भी इन्होंने पुलिस से ही निकाले हुए हैं, कोई आईटी सेल वाले या स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं है। यानी इंडिया यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और चाइना ने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर रखी है, यहाँ तक कि इसके सामने अमेरिका जो है वो भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है।
फिर भी अमेरिका ने अप्रॉक्सीमेट 90,000 के करीब हैकर्स को इकट्ठा कर रखा है या इस तरीके के लोगों को इकट्ठा कर रखा है जो चाइना के ऊपर हमले करते हैं या उनकी सिक्योरिटी करते हैं। और ये अटैक आज का नहीं है, ये ऐसा कोई अटैक, ये तो मुंबई के ऊपर तो आप शक करेंगे, सोच कर देखिए सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर खासकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक अपने आप ही हमला हो जाता है, ईरान का पावर ग्रिड एकदम से फेल हो जाता है, ईरान का जो पूरा सिस्टम है वो एकदम से फेल हो जाता है, ईरान के चलते हुए जहाज में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। और इजराइल के ऊपर हम शक हो रहा है, इजराइल के ऊपर आरोप लग रहा है कि इजराइल ने ईरान के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। ईरान ने इजराइल के पूरे सिस्टम को, ईरान के पूरे सिस्टम को इजराइल ने कोलैप्स कर दिया। वही चीज़ यहाँ पर है और यहाँ से आपकी भारत की देश की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती है कि असलियत में मामले को समझिए। मामला ये है कि जब आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ तो असलियत में ये सब चीज़ों की वजह से आप लोग फंस गए और आप लोगों ने ये सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके पास ऐसी कोई डेडिकेटेड आर्मी नहीं है जो इन चीज़ों को समझा सके कि भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर सिक्योरिटी है उसमें एक फिजिकल सिक्योरिटी होती है जिसके अंदर आपके सिस्टम तक कोई पहुंच ना पाए, वो तो आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में आपके पास कोई रूल ही नहीं है, उसके बारे में आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। और क्योंकि आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बीच बचाव का तरीका नहीं है, इसलिए इंडिया की पावर ग्रिड फेल हुई और इंडिया का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और ये चाइना ने इंडिया को शायद एक धमकी देने के लिए कहा था, चाइना ने इंडिया को एक धमकी देने के लिए कहा कि मैं भले ही बॉर्डर पे हार रहा हूं लेकिन घुटनों के बल लाने की मेरे पास भी कुव्वत है, ताकत है कि मैं तुम्हें घुटनों के बल ला सकूं। यस, और चाइना की ये खुली धमकी थी। हालांकि भारत नहीं दबा और ये तब तक ये खबर बाहर नहीं आने दी, या फिर ये खबर बाहर तब तक नहीं आई, या फिर यूं कहें कि अमेरिका से लेकर दूसरे देशों ने भारत की इस खबर, खासकर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस खबर को छापा है या इसकी पड़ताल करी है, उसने भी भारत का साथ देते हुए, भारत की सरकार के ऊपर यूं कहें एहसानजा करते हुए या भारत की सरकार को समर्थन देते हुए इस पूरे के पूरे सिस्टम को या इस पूरी की पूरी हैकिंग या अटैक को आम जनता के सामने तब तक नहीं आने दिया जब तक कि चाइना और इंडिया के बीच में शांति नहीं हो गई, ताकि इस मामले को सरकार संभाल सके। लेकिन असलियत में ये भारत के पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत के पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इनके पास साइबर आर्मी नहीं है। सोच कर देखिए, अगर साइबर आर्मी नहीं है या साइबर सिक्योरिटी इंडिया के पास नहीं है तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये पूरी दुनिया के लिए वल्नरेबल है कि कोई भी आकर इसके ऊपर अटैक कर सकता है। आपकी जो पावर ग्रिड है, पहले किसी टाइम पर होता था कि पावर के मामले में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ली जाती थी, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पावर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पावर अगर नहीं है या बिजली नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरे का पूरा बैंकिंग जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि नेट के ऊपर है। पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है, जो आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसरो है, डीआरडीओ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयां डेवलप हो रही हैं। यहाँ तक कि खबर ये भी आ रही है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि उसे किसी भी तरीके से भारत में बनने वाली वैक्सीन का फार्मूला मिल जाए, और वो पूरी कोशिश कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा होगा, ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। और भी बहुत सारे सिस्टम्स, अब मान लिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फ़ोन को टैप करके भारत की पॉलिसी, भारत के अंदर जो भी पॉलिसीज़ बनने वाली होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बाद और भी दूसरे जो भी सिस्टम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट कंपनीज है, मान लिया रिलायंस की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं चाइना जा रही हो तो रिलायंस को बीट करते हुए देर थोड़ा ना लगेगी। भारत के पूंजीपतियों की सारी प्लानिंग और सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही हो तो बीट करते हुए देर थोड़ा ना लगेगी। तो सारा खेल किसका है? इन्फॉर्मेशन का। आप जो प्लान कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे को है, दूसरा बाजी जीतते हुए देर नहीं लगाएगा। आप जो बिड लगाने की सोच रहे हैं, दूसरा उससे कहीं ज़्यादा बेटर बिड लगाकर, अच्छी बिड लगाकर आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही ले जाएगा। इस वजह से ये साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दिन भारत के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले हुए हैं, इस साइबर सिक्योरिटी की वजह से आई कैन गारंटी हालात बुरे हैं और भारत को इस चीज़ से समझना पड़ेगा और अपनी साइबर आर्मी को डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, असलियत में प्रॉब्लम को समझिए। और मैंने जिस तरीके से, यकीन मानिए, मैंने जब
एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने एक तो स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था। उस स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर मैंने खुलकर कहा था कि हो सकता है ये कोई विदेशी साजिश हो जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को भड़का दिया गया, कुछ स्टूडेंट्स के सामने एक मुद्दा फेंक दिया गया और स्टूडेंट उस मुद्दे को उछाल कर सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। दूसरा मामला ये है जिसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें यह कहा था कि भारत के पास साइबर सिक्योरिटी नाम की बहुत सारी ताकत नहीं है। ये मामला भी नहीं, कहीं ना कहीं मैंने नवंबर के आसपास एक वीडियो बनाया था, जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है दोस्तों कि असलियत में भारत को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। भले ही हमारे वीर जवान बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आज के दिन जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी जाएगी ऐसा नहीं है। लड़ाई अपने घर में बैठकर भी सामने वाले के घर में घुसकर, इंटरनेट के थ्रू सामने वाले के घर में घुसकर तबाही मचाने से भी रिलेटेड होगी। अब सोच कर देखिए, सारी की सारी बिजली गुल हो जाए और 4 दिन तक बिजली आए ही ना, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी पावर ग्रिड्स फेल हो गई। और अभी तो बॉम्बे पे अटैक हुआ था, सोच कर देखिए वो हमला एकदम से पूरे हिंदुस्तान पे हो जाता और पूरा का पूरा हिंदुस्तान कोलैप्स कर जाता। कितने दिन तक जनरेटर चला पाते, कितने दिन तक सारे सिस्टम चला पाते, बैंकिंग से लेकर हर चीज़ कोलैप्स कर जाती और भारत घुटनों के बल आ जाता। और ये तरीका है, ये साइबर वॉरफेयर कहा जाता है इसे, साइबर वॉरफेयर, इसे पूरा समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए भारत की सेना, अब सेना के ऊपर जितना खर्च कर रही है उतना ही एक डिपार्टमेंट बनाकर ऐसी किसी सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा जिसके लिए आपके पास भी, और ऐसा नहीं है भारत के पास ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की या इस तरीके के लोगों की कमी है, बहुत ज़बरदस्त हैं। साइबर सिपाही वगैरह टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन भारत सरकार खुलकर उनको सपोर्ट नहीं करती। उन्होंने कोई साइबर आर्मी नाम की सेल ओपनली बना नहीं रखी और यही एक कारण है कि ये लोग, भारत की सरकार जो है, क्योंकि इन्होंने ओपनली ऐसी कोई साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी या इन तरीके के लोगों को अपॉइंट नहीं कर रखा कुछ खास सा, इसलिए भारत के ऊपर आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट्स होगी इसके ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और जो फालतू इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।